हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि कोई भी आपके पास एक रिएक्टेंट है ए, अगर उससे कोई प्रोडक्ट आपके पास बी बन रहा है तो ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको ही हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। कि कोई रिएक्शन हो रही है, या आप कह सकते हो आप इसमें यहाँ पे स्टडी ऑफ या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि आपकी कोई रिएक्शन हो रही है तो किस स्पीड के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। आप लिख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम अगर मैं पूरी केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, आपके पास अगर जनरल केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, केमिकल काइनेटिक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम तीन किस्म की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी आपके पास फास्ट रिएक्शन, दूसरी होगी आपके पास मॉडरेट रिएक्शन, जो थर्ड होगी आपके पास वो होगी स्लो रिएक्शन। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की। फास्ट रिएक्शन, ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, अगर कोई भी रिएक्शन आपके पास बिल्कुल सेकंड्स में ही कंप्लीट हो रही है तो उस किस्म की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फास्ट रिएक्शन, जिसका रेट बहुत फास्ट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, जैसे कि आपने ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम रिएक्शन कराएं AgNO3, तो आपको सिंपली मिलेगा AgCl प्लस NaNO3। यानी कि अगर आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। जो सिल्वर क्लोराइड के PPTs मिलेंगे आपको वो तुरंत मिलेंगे आपको। जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे आपस में, जैसे ही आपने मिक्स किया वैसे ही आपको एकदम से प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन आपकी विद इन सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी फास्ट हो रही है, इसलिए हम इसे फास्ट रिएक्शन का नाम देते हैं। चलिए एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आपने एक दूसरी रिएक्शन करवाई HCl प्लस NaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक रिएक्शन करवाई जिसमें आपको NaCl मिलेगा और प्लस H2O वाटर मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए हम इसको फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। एक दूसरी चीज़ कि जो भी फास्ट रिएक्शन होती है वो मोस्टली आयनिक होती है।
आयनिक रिएक्शंस होती हैं। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। और जो नेक्स्ट चीज़ आपको नोट करके रखनी है वो है आपके पास, हम कह सकते हैं कि पहले आपको ये याद रखना है कि जो फास्ट रिएक्शन होगी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट होगी। दूसरी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो मोस्टली आपके पास आयनिक रिएक्शन होती है। और जो तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, तीसरी चीज़ ये है कि किसी भी किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, किसी भी किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है फास्ट रिएक्शन की। इसको हम एक सिंपल ग्राफ की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और ये हमारे पास अगर टाइम है, तो जैसे ही आपने रिएक्शन स्टार्ट की तो एकदम बिल्कुल विद इन सेकेंड्स आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत कम समय में। तो ये थी हमारे पास फास्ट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन या फिर आप इनको स्लो रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्लो, चलो मॉडरेट का ही नाम दे दो, ये भी अच्छा रहेगा। अब मॉडरेट रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्शन सेम वैसे ही होगी, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आप लिख सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि मॉडरेट रिएक्शन ऐसे किस्म की रिएक्शंस होंगी जिनको कम समय लगेगा कंप्लीट होने में, उतना जल्दी कंप्लीट नहीं होंगी जैसे कि फास्ट हो रही हैं। आपको कम से कम 1 मिनट भी लग सकता है ना। आपको जो 1 मिनट लग सकता है, 30 सेकेंड्स लग सकते हैं। तो फास्ट में क्या था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में, या फिर इवन आवर्स में भी कंप्लीट हो सकती है, घंटों भी इसे कंप्लीट होने में लग सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं 10, 15, 20 घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। एक एग्जांपल देख लेते हैं मॉडरेट रिएक्शन की। आपने क्या किया, N2O5 लिया, उसकी आपने डिकम्पोजिशन करवाई और आपको मिल गया 4 टाइम NO2 प्लस नेक्स्ट मिल गया आपको O2। ये रिएक्शन आपके पास एक एग्जांपल है मॉडरेट रिएक्शन की। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन होगी आपके पास, हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो हमें H2O मिलेगा और H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको ही समझते हैं हम। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ है, ग्राफ की मदद से समझेंगे थोड़ी चीज़ें इजी लगेंगी। तो यहाँ पे आपका कोई कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की और यहाँ पे है आपके पास टाइम। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट था, आहिस्ता आहिस्ता से आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। जब यहाँ पे थी आपकी जो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे था, मतलब इतना सारा ख़त्म हुआ था, तो मान लेते हैं यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन C1 थी। कुछ टाइम के बाद थोड़ा और ख़त्म हो गया, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन C2 थी। तो अगर मैं बात करूँ टाइम की इस तरीके से, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका टाइम T1 था और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो T2 हो जाएगा। यानी कि जो कंसंट्रेशन है उसमें आहिस्ता आहिस्ता से चेंज आ रही है, एकदम से चेंज नहीं आ रही है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम जो ज़्यादातर रिएक्शन स्टडी करेंगे वो यही वाली रिएक्शन स्टडी करेंगे, यानी कि मॉडरेट रिएक्शंस को ही हम मोस्टली केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं, उनके ही रेट को हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं, हमारे पास थी स्लो रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस ऐसे किस्म की रिएक्शंस होती हैं जिनको काफ़ी टाइम लगता है कंप्लीट होने में। ठीक है, लॉन्ग टाइम required to complete the reaction, यानी कि काफ़ी अरसा लगता है इंजेक्शन को कंप्लीट होने में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहे को जंग लगता है उसको भी जंग लगने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्लो रिएक्शन। दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें तो जब आप डायमंड से ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है तो उसको भी काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि काफ़ी टाइम बाद आपका जो डायमंड है, आप लिख सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। डायमंड की कीमत तभी तो इतनी है क्योंकि वो रिएक्ट कम करता है। गोल्ड भी थोड़ा प्राइस ज़्यादा होती है गोल्ड की भी, वो इसलिए होती है कि वो कम रिएक्टिव होते हैं, उनको रिएक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, हज़ारों साल भी लग सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, हम कह सकते हैं डेज में, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए अगर कुछ दिन लग रहे हैं या कुछ महीने लग रहे हैं या कुछ साल लग रहे हैं, तो उस किस्म की रिएक्शन को कहा जाता है स्लो रिएक्शन। तो अब हम इसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब ये बेसिक आइडिया था, अब एक्चुअल हमारी जो केमिकल काइनेटिक्स है वो स्टार्ट हो रही है। तो हमने कहा कि केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्टडी करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एक ग्राफ बनाया था मैंने अभी आपके सामने इस तरीके का, जिसमें मैंने ये बताया हुआ था कि पहले कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन C1 थी, कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन C2 होगी। यहाँ पे हमारे पास टाइम T1 था, सॉरी स्मॉल t लिखना, और यहाँ पे टाइम मान लीजिए आपके पास T2 था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपके पास कि किस स्पीड के साथ आपकी रिएक्शन हो रही है, उसको ही हम रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? डेफिनेशन लिखते हैं हम, चेंज इन concentration ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कितनी चेंज आ रही है, उसको ही हम उस रिएक्शन का रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कलर चेंज करते हैं ये, चलो ठीक है कलर अच्छा। मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, ए आपके पास रिएक्टेंट था, उससे कोई प्रोडक्ट आपके पास P बन रहा है। जब टाइम आपका 0 था तब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A के बराबर थी और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना, है ना। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी, तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? टाइम में अगर कोई चेंज नहीं है, कंसंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो मान लीजिए मैंने एक बीकर ले लिया, आप रिएक्शन करवा रहे हो NaOH प्लस आप करवा रहे हो H2O की। यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है और यहाँ पे वाटर है। अभी मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स ही नहीं किया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड मैंने अभी वाटर में मिक्स ही नहीं किया है, तो रिएक्शन स्टार्ट हुई है? नहीं हुई है। उस वक्त जो आपके पास प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा ना, कुछ भी नहीं होगा।
कुछ टाइम के बाद हम मान लेते हैं कि टाइम हमने टी रख लिया, टी यानी कि कुछ भी 1 2 4 5 10 सेकंड कुछ भी हो सकते हैं। तो उस वक्त आपका जो प्रोडक्ट था वो बन गया एक्स। तो अब अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट था हमारे पास ए, जितना एक्स बनेगा यानी कि जितना आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उतना ही तो आपके पास रिएक्टेंट बचेगा। ऐसा तो थोड़ी है कि एकदम से आपने रिएक्शन स्टार्ट की तो एकदम से आपका जो रिएक्टेंट होगा वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन के रेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ें। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो हम देखते हैं इसमें हम लिख सकते हैं टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या आप लिख सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रही है ना, या बढ़ रहा है या घट रहा है, और उसको होने के लिए कितना टोटल टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम में कितनी चेंज आ रही है, चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला था रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो चलिए हम लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो रेट होगा आपके पास रिएक्शन का वो होगा आपके पास अगर छोटी सी चेंज आ रही है, मान लीजिए आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ थी, यहाँ पे कुछ हो जाएगी, यहाँ पे कुछ हो जाएगी, यहाँ पे टाइम कुछ था, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, इस तरीके से चेंज आहिस्ता आहिस्ता से आ रही होगी। तो उसमें से आप किसी भी चेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें रेट, अब रेट ऐसा नहीं कि पूरी केमिकल रिएक्शन का ही रेट आप डिटरमाइन कर सकते हो, आप रिएक्टेंट का भी रेट डिटरमाइन कर सकते हो। जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट हम रिएक्टेंट का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में हम रेट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट होगा आपके पास उसका रेट किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप सिंपली उसको मैथमेटिकली लिख सकते हो माइनस डी सी बाई या डी आर लिख लो, डी आर बाई डी टी के बराबर। आर क्या है आपके पास, रिएक्टेंट में कितनी चेंज आ रही है टाइम के साथ, उसको आप रेट ऑफ रिएक्टेंट बोल सकते हो। अगर ये चेंज मान लीजिए प्रोडक्ट में आ रही है, प्रोडक्ट में चेंज आ रही है, ठीक है, आप लिख सकते हो रेट ऑफ प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होगा, डी आर बाई डी टी के बराबर होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप ये बताओगे कि चलिए सर यहाँ पे तो जो हमारा रेट है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आपने नेगेटिव क्यों लिखा, ये नेगेटिव इसलिए लिखा। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, है ना, कुछ नहीं है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो रेट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रेट को हमने यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो रिएक्टेंट है आपके पास उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने नेगेटिव लिखा हुआ है। जब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे तो हमेशा वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आएगी। इसका पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोडक्ट का रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसको हम पॉजिटिव लिखते हैं इसलिए, है ना। खाली लिखने में आता है लेकिन जो नेट रिजल्ट आएगा वो कभी माइनस में नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्शन हो रही है, मान लेते हैं, पहले एक जनरलाइज फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अगर आपने टोटल रेट ऑफ रिएक्शन का निकालना है, मान लीजिए पहले कंसंट्रेशन आपके पास C1 थी, फिर वो घट के
C2 होगी। पहले टाइम आपके पास T1 था, फिर वो टाइम आपके पास T2 हो गया। आपने रेट निकालना होगा तो आप सिंपली कह सकते हो रिएक्टेंट के केस में माइनस C2 बाई C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब C2 क्या है आपके पास? फाइनल कंसंट्रेशन है ना, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन C2 थी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास C1 थी, तो टाइम यहाँ पे T2 होगा और यहाँ पे टाइम आपके पास T1 होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं इन चीज़ों को, आपको और ज़्यादा चीज़ों की क्लियरिटी हो जाएगी। मान लीजिए आप एक रिएक्शन करवा रहे हो N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के बीच में, तो आपको मिल रहा है NH3 यानी कि अमोनिया मिल रहा है। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ, ये 3, ये हो जाएगा आपके पास 2 है नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन आपके पास 3 हो जाएंगे क्योंकि टोटल आपके पास 6 हो रहे हैं। ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन। स्टार्टिंग में जब टाइम आपके पास 0 था, उस वक्त नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी वो 2 मोल थी, है ना। कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगी, कितनी होगी वो बाद में बताता हूँ। तो मान लीजिए रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हाइड्रोजन की थी वो 6 मोल थी, और जो आपके पास टोटल प्रोडक्ट बना हुआ है अभी तक, मान लेते हैं वो 0 मोल है। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग रखे हुए हैं, अभी इन दोनों को आपने रिएक्ट नहीं करवाया है, तो उस वक्त प्रोडक्ट भी कुछ नहीं बनेगा। कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं कि टाइम हो गया 10 सेकेंड, T=10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद क्या हुआ, जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन थी वो 1 मोल हुई, और जो हाइड्रोजन था उसकी कंसंट्रेशन 3 मोल रह गई, और जो आपके पास प्रोडक्ट यानी कि टोटल अमोनिया बना उसकी कंसंट्रेशन आपके पास 2 मोल बन गई। तो अब आपको क्या करना है, रेट निकालना है। पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए जो नाइट्रोजन है आपके पास वो कितना रहा, या किस रेट के साथ नाइट्रोजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अगर हम निकालने की कोशिश करें। कम हो रहा है तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो आप लिख सकते हो -dN2/dt, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी आपके पास 2, फाइनल कितनी थी 1, तो लगा लो फॉर्मूला। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास T2 माइनस T1। तो हम रिएक्टेंट का रेट निकाल रहे हैं। मैंने पहले कहा हुआ है कि इनके पीछे आपको हमेशा नेगेटिव साइन लगाना है। अब अगर इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करें, वैल्यूज़ को पुट करें, माइनस आपके पास C2 कितना है नाइट्रोजन के केस में 1, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी आपके पास, यानी कि C1 कितना था आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंटू -1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल कंसंट्रेशन आपके पास हो जाएगी 1/10। अगर हम यूनिट इसका निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है मोल्स क्या हो जाएगा आपके पास 1/10 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। ये थी हमारे पास नाइट्रोजन की बात। अब हम आगे करेंगे हाइड्रोजन की बात, यानी कि हमने निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
disappearance of किसका निकालेंगे हम रेट, H2 का। रिएक्शन याद रखेंगे आपने। कितनी कंसंट्रेशन थी, अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें, कंसंट्रेशन थी हमारे पास, पहले थी इनिशियल थी 6 और फाइनल है 3। तो चलिए हम देखते हैं। इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -dH2 बाई dt, या फिर आप लिख सकते हो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और इसके पीछे नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। किसके बराबर आ जाएगा, C2 कितना था हमारे पास 3, C1 कितना है, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन 3 थी हमारे पास, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड आपके पास टाइम था, माइनस इनिशियल टाइम कितना था 0। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -3/10। इसको कन्वर्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल आपके पास 3/10। ये आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि इस रेट के साथ, इस स्पीड के साथ आपका जो H2 है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस स्पीड से आपका जो H2 है वो घट रहा है रिएक्टेंट से। यूनिट लिख सकते हो मोल, आगे यूनिट भी डिराइव करना सिखा दूंगा, पर लीटर पर सेकेंड। अब रिएक्टेंट खत्म हो रहा था तो हमने डिसअपीयरेंस लिखा था। अब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो आप फॉर्मेशन लिख सकते हो या अपीयरेंस लिख सकते हो। अब अगर हम NH2 के लिए निकालें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव होगा ये NH2। अभी सिंपल तरीके से समझ लो, इस तरीके से भी समझा दूंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं dt, या फिर आप लिख सकते हो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। फर्दर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 0 थी और फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास 2 थी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 0 थी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी थी आपके पास 2, और इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपके पास 0। तो लिख लो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, स्टार्टिंग पे टाइम आपके पास कितना था, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो T2 आपके पास, सॉरी T1 इनिशियल टाइम आपके पास 0 था, और T2 कितना है आपके पास 10, यानी कि 10 सेकेंड्स के बाद इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा 10 माइनस 0। इसको अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 2/10 मोल पर लीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का जो रेट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म एक आइडियलाइज वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आगे हम और ज़्यादा डिफरेंशिएट करके कि इस तरीके से हम कैसे रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नोट्स अगर आप लोगों ने बनाए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं बनाए हैं तो सेशन के बाद जैसे ही यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, या मतलब अभी वीडियो देख रहे हो तो देख ही पा रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक होगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं इसकी सारी PPTs आपको सेंड कर दूँगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि कोई यहाँ पे आपका डाउट रहा हुआ है तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारा डाउट रह रहा है, उसको मैं ज़रूर क्लियर करवाऊँगा। थैंक यू सो मच।